देश की सियासत 2024 से पहले क्या अलग राह पर होगी? क्या केंद्र सरकार के सामने मोर्चे की अगुवाई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी करेंगी? क्या ममता बनर्जी और कमलनाथ की मुलाकात कुछ नया संकेत दे रहे हैं? जी हाँ, दिल्ली से लेकर राजधानी भोपाल तक ऐसे सवालों को लेकर खूब चर्चा है। दरअसल ममता बनर्जी 2 दिन से दिल्ली में है। मंगलवार को उन्होंने पीएम मोदी से और कमलनाथ से मुलाकात की थी। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिली। इससे पहले एनसीपी नेता शरद पवार से लंबी चर्चा हो चुकी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ममता का मिशन दिल्ली शुरू हो गया है? कांग्रेस का कहना है 2024 में मोदी सरकार नहीं रहेगी। ममता बनर्जी बहुत दमदारी के साथ एक शेरनी लड़ी थी बंगाल में चुनाव, और मोदी जैसे तानाशाहों को परास्त किया इसने। तो ऐसे लोगों का गठबंधन जब कांग्रेस के साथ होगा तो निश्चित रूप से 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, उस चुनाव में बीजेपी को परास्त करने में मैं समझता हूँ एक महती भूमिका ममता बनर्जी की भी रहेगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके नए फार्मूले के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी को शिकस्त देने के बाद तमाम विपक्ष की नजर ममता बनर्जी पर है और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इसका फॉर्मूला सोनिया राहुल को भी समझा दिया है, लेकिन बीजेपी इसे अलग अंदाज में देख रही है। इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ। आजादी के बाद से कांग्रेस का एक ही नारा चला, आज तक चल रहा है। एक बार गरीबी नहीं हटी, गरीब हटाते चले गए। ये जुमलेबाज हैं कांग्रेस के लोग, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अच्छा है सावन के महीने में दोनों मिल रहे हैं, अच्छी बात। कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीमती सोनिया गांधी या कमलनाथ जी ममता बनर्जी से मिल रहे हैं तो इससे समझ में आता है कि कांग्रेस के पास में अब नेतृत्व, नीति और संगठन का ढांचा लचर, कमजोर और असहाय है। दूसरों में सहारा खोज रहे हैं। 2024 में अभी वक्त है। उससे पहले 2022 में उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और विपक्ष चाहता है कि एकजुटता के साथ इन राज्यों में बीजेपी को मात देकर आगे की राह आसान कर ली जाए। लेकिन बड़ा सवाल, मोदी के सामने ममता मॉडल चल पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ममता मॉडल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात के क्या मायने? विपक्ष को एकजुट कर क्या दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में ममता? बीजेपी की घेराबंदी करने के लिए क्या विपक्ष का चेहरा बनेगी ममता बनर्जी? दीदी के दिल्ली दौरे और मुलाकातों से क्या विपक्ष हो पाएगा मजबूत? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। ममता ने जिस निर्ममता के साथ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लिया था, वह किसी से छुपा नहीं। इसे ममता बनर्जी की लोकप्रियता कहें या ममता की क्षमता कहें कि बंगाल की जनता ने फिर से ममता बनर्जी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी जो बहुत मेहनत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ताकत के साथ पश्चिम बंगाल के रण में उतरी थी, वहां उसे पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि विधानसभा की सीटों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लेकिन हार का मुंह तो देखना पड़ा। अब ममता बनर्जी चूंकि नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को या भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को न सिर्फ बंगाल में रोका ममता बनर्जी ने, बल्कि उसको ध्वस्त किया, तो ममता बनर्जी लार्जर देन स्टेट पॉलिटिशियन की छवि से बाहर आई हैं और अब वो दिल्ली में मुलाकात कर रही हैं, मेल मुलाकातें बढ़ा रही हैं और कैसे भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए इसके लिए बाकी विपक्षी दलों के साथ
बैठक भी कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी से भी मिली, बहुत अच्छी मुलाकात, जो छाया चित्र आए उससे तो वैसा ही दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का क्या है वो कैसे उसको बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ममता बनर्जी में कांग्रेस अब शेरनी की छवि देख रही है। कह रहे हैं कि वो शेरनी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो बंगाल वाली रानी है। लेकिन क्या कांग्रेस के अंदर शेर, शेरनी, बुद्धिजीवी, योद्धा, वॉरियर, क्षमतावान नेता, क्या इनका अभाव हो गया है? क्या अब कांग्रेस पीछे खड़ी होगी नेपथ्य में? देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी जो है वो नेतृत्व नहीं करेगी, किसी के नेतृत्व में चलेगी। अब ममता नेतृत्व करेंगी कि अखिलेश नेतृत्व करेंगे, कि तेजस्वी नेतृत्व करेंगे, कि आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी नेतृत्व करेंगे, या फिर इन सबको नवीन पटनायक नेतृत्व करेंगे, या इन सबको जो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं उन सबको एक सूत्र में पिरोकर ममता बनर्जी इन सब का नेतृत्व करेंगी। तो सवाल ममता पर नहीं, कांग्रेस की क्षमता पर भी है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजू मालवीय जी, हैं प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। अपराजिता पांडे जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। मृगेंद्र सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल अपराजिता आपसे कर लेता हूं, आपके नाम के अनुरूप कांग्रेस होती तो फिर क्या बात थी, वाह वाह वाली बात थी, लेकिन अभी तो पराजिता की स्थिति में नजर आती है कांग्रेस। और जहां कांग्रेस विजेता भी है वहां एक विवाद चल रहा है। आप पंजाब में देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, टीएस सिंहदेव जी और भूपेश बघेल जी के बीच में एक तनातनी चल रही है। वहाँ सिद्धू और अमरिंदर जी के बीच में तनातनी चल रही है। यही दो एक स्टेट हैं जो बहुत क्लियर हैं आपके पास। राजस्थान में भी सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में चल रही है। तो जहां आप विजेता हैं वहां अनबन है, और बाकी जगह तो आप पराजिता हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में क्या कांग्रेस खड़ी होगी? खुद वो, उनका तृण और उनका मूल भी कांग्रेस है, लेकिन अब वो कांग्रेस के नेतृत्व करने की स्थिति में हैं क्या? देखिए नवीन जी, आपने बहुत सारे सवाल किए। पहले मैं शुरू करना चाहूंगी उस बात से कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है, बेसिकली कांग्रेस भारत का डीएनए है। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता लड़ाई लड़ी सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। तो कांग्रेस पार्टी की वो एक भारत में एक वो हैसियत है। सेकंड चीज जिसको आप कह रहे हैं कि अनबन है, उसको मैं कहती हूँ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहुत क्लियर आ रही है। तो वो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी कहते हैं उसे। और दूसरी बात आप आज कह रहे थे कि कांग्रेस इतनी अपराजिता है, कांग्रेस में इतनी क्षमता है कि मध्य प्रदेश में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी जो आई, जो जनता ने चुनी हुई सरकार थी, उसको षड्यंत्र से गिराकर आई, क्योंकि वो सिर्फ इंपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस करना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑडियो कट गया था, अब आ रहा है? नहीं, बिल्कुल क्लियर आ रहा है आपका। क्लियर आ रहा है? हाँ। तो ये बात है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को आज इतनी ये जो घबराहट हो रही है कि ममता बनर्जी मिल रहे हैं, विपक्ष के दल मिल रहे हैं, विपक्ष के लीडर्स मिल रहे हैं, इन्हें घबराहट ये है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, इनके जुमलों को अब जनता पकड़ती है। जैसे नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही कि कांग्रेस पार्टी एक ही नारे पे थी, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ। आपको आंकड़ों से बता दें, मिश्र जी को भी बता देना पड़ेगा कि यूपीए की सरकार थी, 10 साल में सबसे ज्यादा गरीबी हटी थी, और 2014 के बाद जो गरीबी के आंकड़े वो आपके सामने, हम सबके सामने। इस सरकार की सिर्फ एक ही नीति है, इनकी नियत में खोट है। इनकी एक ही नीति है कि किसी तरह डेटा को दबाया जाए। जब इनसे पूछा जाता है कोविड के क्या नंबर्स हैं, डेटा इनके पास नहीं है। जब प्रवासी मजदूरों की बात होती है, इनके पास डेटा नहीं है। जब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की बात होती है, इनके पास डेटा नहीं है। आज युवा, महिला, हर
एक वर्ग इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो इनको अब डर इस बात का है, ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं विपक्ष मिल रहा है, ममता बनर्जी मिल रहे हैं। बात ये नहीं है, बात आज लोकतंत्र की है, बात प्रजातंत्र की हार की है। बात ये है कि भारत में पेगासस क्यों हुआ और एक केंद्र सरकार जवाब देने को तक तैयार नहीं है कि उन्होंने पेगासस खरीदा या ना खरीदा, जो एक टेररिस्ट के लिए यूज होता है, वो तक ये जवाब नहीं दे पाते। इनका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात है, पर ये सब जो मूल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने की बात है कि कांग्रेस, ममता बनर्जी क्या कर रही। आज इनके खिलाफ हर एक वर्ग खड़ा है, सिर्फ ऑपोजिशन नहीं। इस बात का भारतीय जनता पार्टी को आज अंदाजा होना चाहिए। नहीं, वर्ग खड़ा है, लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो जो वर्ग का सिलेक्शन होता है वो तो आपके स्टेटमेंट के विपरीत हो जाता है। बिल्कुल नहीं पुनीत जी। और एक और चीज मैं आपको ये चीज बताना चाहती थी, जो आपने कहा राजस्थान की हम बात कर रहे थे, वो एक छोटा सा पॉइंट, आई डोंट नो वेदर माय ऑडियो वाज कमिंग और नॉट। नहीं आ रहा था, आपका ऑडियो आ रहा था, मैं बीच बीच में आपको कनेक्ट नहीं कर रहा था, वो थोड़ा तल्लीनता से सुन रहा था मैं, तो आप बीच बीच में बोल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं सुन रहा हूँ। जी, तो वही बात है कि वो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी कहा जाता है, दो लोगों की पार्टी नहीं है। हमारा ऐसा नहीं है कि हर चीज नागपुर से आए और हमें सुनना पड़े, सबकी बातें सुनी जाती हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। तो बहुत फर्क है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम करती है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और वही मैं बार बार कहूंगी, हमें किसी भी प्रकार की हमारी क्षमता पे ना देश को 60 साल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने गवर्न किया है, उन्हें गवर्नेंस की डिफॉल्ट पार्टी है भारत की वो। इन्हें इंपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस की अभी डिफॉल्ट पार्टी में कौन सा फॉल्ट है इसको सर्च करना पड़ेगा। अब क्या फॉल्ट आ गया है इसको सर्च करना पड़ेगा। कई बार बाई डिफॉल्ट जो फैक्टर होते हैं उनमें भी फॉल्ट आ जाता है। चलो मैं पूछ लेता हूं, राजू मालवी जी हमारे साथ हैं। राजू जी, ममता की क्षमता पर किसी को अब शक और शुबह ना होना चाहिए, क्योंकि बंगाल में देख लिया। अब ममता बनर्जी ऐसा मंच से कई बार ऐलान भी कर चुकी हैं कि देश को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है, और वो अब दिल्ली की तरफ ज़्यादा रुख कर रही हैं। आज वो न सिर्फ प्रधानमंत्री महोदय से मिली बल्कि अन्य लोगों से भी उनकी मेल मुलाकातें हुई। कांग्रेस उनकी तारीफ कर ही रही है, बाकी दल भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। जब चुनाव था तो बाकी दलों ने उनका बड़ा समर्थन किया। तो ये जो झुकाव है या ये जो रिश्ता है, ये क्या कहलाता है? नवीन जी, बहुत मजेदार बात है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी रिपोर्ट देख रही थी, तो कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि ममता बनर्जी शेरनी है। मतलब आपने नेतृत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या सोनिया जी स्वीकार करेंगी? और थोड़ी देर बाद अपराजिता कहती हैं कि हमें किसी के नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप में सक्षम हैं। और अपने आप में अगर सक्षम थे तो एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन इस बात पे खुश थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। और रही बात ममता बनर्जी जी के दिल्ली आगमन की, तो एक मुख्यमंत्री के रूप में जब वे दिल्ली आई, स्वाभाविक रूप से वो प्रधानमंत्री जी से उन्हें जो बात करनी थी वो उन्होंने बात करी। और अन्य दल के नेताओं से अगर उन्होंने सौजन्य भेंट की है तो उसमें कहीं कोई किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और जहां तक एकत्रित होने की बात है जी, तो जो मैदान में कबड्डी खेलते हैं जी, वो एकत्रित किस रूप में होते हैं वो स्पष्ट रूप से नजर आता है जी। और अभी एक बार जब किसी के अस्तित्व पर संकट आ जाए तो वैसी ही स्थिति विपक्ष की हो गई कि बाढ़ आई है और अपने आप को बचाना है। तो फिर बचाने के लिए एक पेड़ पर चूहा भी है, बिल्ली भी है, शेर भी है, और सब तरह के जो जीव हैं वो उस पेड़ पर हैं। जो एक दूसरे के दुश्मन हैं वो उस पेड़ पर हैं, क्योंकि अब तो अस्तित्व बचाने की स्थिति आ गई है जी। यही परिदृश्य पूरे देश में नजर आ रहा है जी। समझ लेता हूं। ये माननीय मोदी जी के जी बोलिए वैश्विक नेतृत्व को, जिसकी छवि, जिनके बारे में सारा विश्व उनके नेतृत्व को जहां स्वीकार कर रहा है, जिसको बंगाल ने नकार दिया। आ रहे हैं अपराजिता जी, आ रहे हैं अपराजिता। कर लो अपनी स्थिति पर तो विचार कर लो कि जमानत जब्त हो गई, एक सीट नहीं जीत पाए। अपराजिता, अरे राजू जी, अपराजिता जी आपका सबसे बड़े राजू जी, अपराजिता आपका ये रक्तचाप बढ़ाने का
ये रक्तचाप बढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा बीच में बोलना। बंगाल में हमारा क्या हुआ नम्रता से नकार दिया, मानिए। बंगाल में आप पता किस है तो भूमिका में स्वीकार हैं, हमको करिए। पता है। आप स्वीकार करिए कि आपका बंगाल में क्या हुआ। जब कोविड की दूसरी लहर से लोग मर रहे थे तो प्रधानमंत्री कह रहे थे मैं इतनी भीड़ देखकर विश्व खुश की हुआ। सबसे पुरानी इस बात पार्टी की आपको आज जिस दुर्गति की समझ में स्थिति आती में है और उसके कार्यकर्ता फिर भी सच को नहीं स्वीकार रहे हैं, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य। और उंगली काय को उठा रही, पहले ही बकबक कर रही हो बीच बीच में, जरा बीच में ना बोलो, अपनी बारी में बोलो। चलिए आप दोनों लोगों की बात पर मैं जरा आप दोनों लोगों की बात पर मृगेंद्र सिंह साहब हैं, मैं कर ये वन बाई वन ज्यादा अच्छा रहता है। बीच में नवीन जी, इस वे टू टॉक। शिष्टाचार और शालीनता से बात करिए, बकबक कर रही है, ये बात करने का तरीका है आपका। एक लेडी पे अरे आपके प्रधानमंत्री और आपकी पार्टी बहुत वसूल है, मशहूर है, आप लोग कैसे बात करते हैं। अपराजिता जी, मैं मुझे इस बात, पता है, मेरी बात तो सुनिए अपराजिता जी, मेरी बात सुनिए अपराजिता जी, मेरी बात सुनिए। मुझे लगता है झूठ मत बोलिए, झूठ बोलेंगी तो बीच में अपराजिता जी बोलना मेरी बात अनिवार्य और अपराजिता आवश्यक जी हो जाता है। मेरी बात सुनिए। झूठ और सच जी, का नहीं। फैसला टीवी चैनल के एंकर को भी मजिस्ट्रेट नहीं हो करना गई। चाहिए और झूठ और सच का मजिस्ट्रेट फैसला हो गई। आप लोगों को भी नहीं चलिए, करना चाहिए। मैं आप तो बोलिए, लॉयर हूं, आप नहीं झूठ होंगी, और सच छोड़िए का इस बात फैसला को। करने दीजिए जनता को। और हमारे नवीन साथ जी, मुझे एक और चीज बतानी हमारे है। साथ नहीं, नवीन जी। आसंदी पर मौजूद हैं। बहुत कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जी की चलिए छवि, मैं जरा नरेंद्र मोदी जी की छवि, प्रतिक्रिया एक ले चीज लूं। आपको बता अपराजिता दूं, जी, जब अपराजिता दूसरी लहर का प्रतिक्रिया ले कहर लूं था मैं बंगाल में, जरा तो कह रहे थे कि बड़ी बड़ी भीड़ जुटाई। अपराजिता एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं, मृगेंद्र सिंह साहब हैं, एक निष्पक्ष प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देखो मैं इस बात का बहुत पक्षधर हूं कि चैनल का एंकर बिल्कुल ये डिसाइड नहीं करे, वो जजमेंटल ना हो, प्रवक्ता भी जजमेंटल नहीं हो। जजमेंटल है तो थर्ड जो परसेप्शन है वो जजमेंटल हो सकता है। जनता तो जजमेंट करती है, जनता तो अब जान ही रही है। जी करने मैं जरा प्रतिक्रिया। मृगेंद्र सिंह साहब, ममता बनर्जी के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में आपने देखा कि पूरे दलों ने ममता बनर्जी का समर्थन किया और जिस तरह से वो जीत कर आई हैं वो निश्चित रूप से एक बड़ी छवि की नेता बन के उभरी हैं। तो आज कांग्रेस अगर उनका महिमा मंडन कर रही है या कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है तो अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के ऊपर भी है कि नेतृत्व अगर उनका समर्थन कर रहे हैं तो क्या उनके नेपथ्य में खड़े होंगे या वो नेतृत्व करेंगे। बाकी दलों के ऊपर भी सवाल है कि क्या ये एक साथ आ पाएंगे या सिर्फ विरोध तो निश्चित रूप से एक पार्टी का है, लेकिन क्या एकजुट हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, अस्तित्व का सवाल नहीं कांग्रेस का, कि जिस तरह से स्थितियां कभी आज से 10-15 साल पहले जो था कि कांग्रेस के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट रहता था, एकजुट होता था, एकजुट होकर कांग्रेस को हराया, फिर जाके धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर होते होते स्थिति में पहुंच गई। वही स्थिति इस समय अब बन गई है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी जिस तेजी से चारों ओर आगे बढ़ रही है, चारों हर राज्यों में अपने कब्जे में ले रही, जिस तरह से उनकी सरकारें बन रही है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है विपक्ष की, अब सब विपक्षी दलों की अब मजबूरी हो गई है कि अगर हम एक नहीं होंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है। इसीलिए आज जिस तरह से आप देखिए उठा के क्षेत्रीय पार्टियां कितनी ताकतवर हो रही। आप कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है और ये 4-5 राज्यों छोड़ दीजिए, बाकी हर राज्य में क्षेत्रीय दल काबिज हैं। चाहे आप महाराष्ट्र को उठा के देख लीजिए, उड़ीसा को देख लीजिए, इवन साउथ में है, साउथ के जितने भी राज्य हैं, कर्नाटक छोड़ दीजिए, कर्नाटक छोड़ के सब जगह क्षेत्रीय पार्टियां हैं। उड़ीसा में हैं, आप यहाँ बड़े उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, जो मैं कहा उत्तर प्रदेश, गुजरात, बाकी सब जगह क्षेत्रीय दल है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, वहां भी हर आदमी यही कह रहा है, वहां जो लड़ाई है भाजपा और अखिलेश के बीच है, समाजवादी पार्टी के बीच है, वहां कांग्रेस या बसपा का नहीं है। तो मैं कहता हूं अगर कांग्रेस को मजबूत होना है या केंद्र अपनी सरकार बनाना है मिलजुल के, तो कांग्रेस की आज मजबूरी हो गई क्षेत्रीय दलों का साथ लेना। कई राज्यों में आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कांग्रेस की स्थिति क्या है, बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस जो कुछ कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में स्थिति ठीक है कांग्रेस की, भले सरकार चली गई हो, छत्तीसगढ़ में सरकार है, राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात में भी चूंकि क्षेत्रीय दल नहीं है, वहां कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है। अब हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है लेकिन क्षेत्रीय दल से मिलकर बनी हुई है। तो
इस स्थितियों में देखिए अधिकांश राज्य से क्षेत्रीय दल अपना प्रभाव बनाए, तो मुझे लगता है अब कांग्रेस की मजबूरी हो गई कि क्षेत्रीय दल को साथ लेकर चले, लेकिन नेतृत्व तो क्षेत्रीय दल को दिया जाएगा, इसमें मुझे शंका है। जी, अपराजिता, तो जो क्षेत्रीय दल है, मुझे अपने अपने टर्न पर बोलेंगे तो अच्छा है। जो बात हजम नहीं होना उसको जनता पर छोड़ दो, जनता सबसे अच्छी हजमूला है, अच्छों को हजम कर जाती है। तो अपराजिता, प्रश्न आपके समक्ष खड़ा है कि क्या क्षेत्रीय दलों के साथ रहना आपकी मजबूरी है या वर्तमान दौर में जरूरी है? अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, पूरा साउथ जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों से है, तो क्षेत्रीय पार्टियों का अच्छा खासा वर्चस्व है। और ये बड़ा आपके लिए प्लस है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी एक आध पार्टी को छोड़ दें, सक्षम क्षेत्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, तो कांग्रेस इसमें अपनी संभावना ढूंढ सकती है, इस कमजोरी को अपनी खूबी बना सकती है। क्या ये उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है? देखिए नवीन जी, मैंने कहा हर कदम एक ही दिशा में बढ़ाया गया है। हर कदम कांग्रेस पार्टी का उसी दिशा में बढ़ा है कि इस निकम्मी और झूठी सरकार को हटाया जाए, जिसने हर वर्ग को, चाहे महिला हो चाहे युवा हो, हमने कोविड महामारी में देखा। मैं समझती हूँ कि राजू मालविया जी इतनी उत्तेजित हो गई और एक समय अपना संयम खो बैठी, क्योंकि बंगाल में स्थिति बड़ी भयावह थी। ब्रिगेंद्र सिंह जी हो, राजू मालविया जी हो, नवीन जी हो, मैं हूं, कोई ये नकार नहीं सकता कि एक प्रधानमंत्री की एक जिम्मेदारी होती है, गरिमा होती है एक पद की। जब सेकेंड वेव से, दूसरी लहर से देश जूझ रहा था, आप जाके चुनाव में ये कहते हैं कि इतनी भीड़ आई पहली बार, मैं तो देखकर खुश हो गया। ये क्या दिखाता है? जानों का कोई मूल्य नहीं था। बंगाल की जनता ने इन्हें बहुत अच्छा करारा जवाब दिया। आप देखेंगे कि 2024 में भारत की जनता इन्हें कैसा करारा जवाब देगी। इन्होंने जो कुछ कहा नवीन जी, हर एक प्रॉमिस, हर एक वादे पर भारतीय जनता पार्टी फेल रही है। चाहे 15 लाख लोगों के अकाउंट में आएंगे, किसानों का हाल आप देखिए, किसानों की आय दुगनी होगी, युवाओं के लिए रोजगार आएगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी। ये सब किस तरीके से फेल हुआ है, ये आपके और हमारे समक्ष है। बात ये नहीं है कि किसी की सरकार ने काम नहीं किया, बिल्कुल काम किया है। किस चीज के लिए काम किया है? प्राइवेटाइजेशन के लिए काम किया है। सूट बूट की सरकार है ये। अमीर लोग और अमीर होते गए और गरीबी रेखा के नीचे गरीब लोग और गरीब होते गए। और इसी के कारण मैं मानती हूं कि आज हर कोई ये समझ रहा है, विपक्षी दल इनकी, मैं आज भी कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों को छोड़कर अपने गिरेबान में झांक कर ये देखना चाहिए कि कब तक वो देशवासियों को जुमला पकड़ाएंगे और कब तक उन्हें लगता है कि जनता जागरूक नहीं होगी। उनका खेल सबके सामने आ चुका है एंड दे आर टोटली बेनकाब हो चुके हैं। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। और एक आध मिनट अपराजिता को बोलना हो तो बुलवा लीजिए, लेकिन इनको कह दीजिए बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे, अपराजिता नहीं बोलती बीच में जी। बीच में कैसे बोल गई अभी? बहुत स्पष्ट रूप से आदरणीय भैया मृगेंद्र सिंह जी ने सारा विषय रखा और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार ढूंढ रही है और इसलिए नहीं, लेकिन उन्होंने एक चीज और स्पष्ट करी कि आज जो आपका वैभव है ये ऐसा ही कांग्रेस का था, तो ये कुछ भी मतलब चिरस्थायी नहीं है राजनीति में। हाँ, उन्होंने कहा जी, बिल्कुल ये बात उन्होंने कही। और कांग्रेस किन कारणों से जमीन अंदाज हुई वो पूरी दुनिया जानती है। बहुत सारे आरोप अपराजिता जी ने हमारे ऊपर लगाए, लेकिन हमें कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे किए गए कार्यों पर सर्टिफिकेट देगी जनता, और हमने जो कुछ किया है वो जनता जनार्दन के लिए ही किया है। हम ट्विटर नाथ नहीं बने, हम ट्विटर नहीं खेले, हमने मैदान में काम किया है, चाहे कोविड का संकट हो या अन्य कोई व्यवस्था हो। अभी अपराजिता जिस कोविड में माननीय प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट को कोड कर रही थी, मुझे लगता है शायद ममता बनर्जी ने तो कोई सभा करी नहीं थी बंगाल में, कांग्रेस तो कहीं गई नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस को मालूम था कि हमारी तो हालत दुर्गति होने वाली है। लेकिन क्या कांग्रेस ने कोई बैठक नहीं करी थी? सबने करी थी, चुनावी परिस्थितियों में सबने अपना अपना काम किया था। लेकिन हम कोविड के संकट से हमने मुंह नहीं मोड़ा। कोविड के संकट की बचाव के लिए भी पूरी तरह से प्रधानमंत्री लगे थे,
लेकिन एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते भी उनकी जिम्मेदारी थी, वो भी उन्होंने निर्वाह की। इसलिए आप चिंता मत करिए अपराजिता जी, आप कोई भी सर्टिफिकेट दें, मुझे मालूम है जनता हमें क्या सर्टिफिकेट देने वाली है, क्योंकि हमने इस देश के मान सम्मान को ठेस नहीं आने। इस देश का मान सम्मान आज पूरी दुनिया में बढ़ा है। आज पूरी दुनिया में किस तरह से भारत जब संकट में आया तो सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी थी। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा राजे जी, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। मेरे गई जी, भारत का मान सम्मान बढ़ा है और अन्य तमाम बातें हैं, लेकिन अभी तो मान सम्मान जितना बढ़ा है लेकिन सामान भी बढ़ा है। सामान मतलब महंगाई वाला सामान बढ़ा है, तेल बढ़ा है, शक्कर बढ़ी है, दाल पापड़ अचार मुरब्बा जो आम आदमी को लगते हैं वो सारी चीजें बढ़ी हैं, तेल भी बढ़ा है, तो हर चीज बढ़ रही है, सम्मान बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो बढ़ने में क्या है, बढ़ता ही है, उम्र के साथ बढ़ना होना ही चाहिए, लेकिन क्षरण भी होता है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँ। देखिए, मान सम्मान जैसा आपने कहा, मान निश्चित रूप से सब चीज बढ़ रही, मान सम्मान भी बढ़ रहा, देश का विकास भी हो रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, नेताओं की संख्या भी बढ़ रही है, हर जगह तो वृद्धि हो रही है। आखिर आदमी जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सब चीज़ों की जरूरत होती है, उस हिसाब से विकास किया जाता है। निश्चित रूप से सब जगह वृद्धि हो रही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरत इस बात की है कि देश में इस समय निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, जो कि चाहे सभी क्षेत्रीय पार्टियां एक होकर कांग्रेस के साथ आएं या जो भी हो, लेकिन लोकतंत्र की खूबी यही है कि पक्ष के साथ ही मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, तभी देश का सर्वांगीण विकास होता है और सत्ता पक्ष कभी भी मनमानी नहीं कर पाता। इस कारण मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी इस समय देश में एक मजबूत विपक्ष की, चाहे सब मिलके एक हों या फिर जो भी परिस्थितियां बने, मजबूत विपक्ष होगा तो निश्चित रूप से उससे आम जनता को फायदा होगा, देश को विकास की नई दिशा मिलेगी और सत्तारूढ़ पार्टियों की मनमानी पर रोक लगेगी। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दुनिया में आजकल बढ़ने का बाजार गर्म है, आप भी बढ़िए और बढ़िए, बढ़ते चले जाइए, इतना बढ़िए कि फिर लोग आपसे कहें कि बढ़िए, इसमें क्या शर्म है। लेकिन कुछ चीजें अगर घटें तो अच्छा है, अगर आपका ईगो घटे तो अच्छा है, आपकी एरोगेंसी घटे तो अच्छा है, ये लोकतंत्र के लिहाज से अच्छा है। अगर देश में महंगाई घटे तो अच्छा है, देश में बेरोजगारी घटे तो अच्छा है, देश में गरीबी घटे तो अच्छा है, कई बार कुछ घटाना भी अच्छा होता है। तो आजकल लोगों का ध्यान बढ़ाने पर है, सरकारों का ध्यान बढ़ाने पर है, लेकिन लोकतंत्र जोड़ और घटाने से चलता है। सब चीजें बढ़ेंगी तो लोकतंत्र घटेगा। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए लोकतंत्र के इस नए गढ़ के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।